सब कुछ ऐसा ही होता और इतना स्मूथ दिखता तो शायद ये कहानी बहुत पहले ही क्लियर हो जाती। अभी भी लाख टके का सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे। अब इसमें कहानी में एक पेच और है। नंबर्स के गेम में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से भाजपा के नंबर ज्यादा हैं। घुमाने की जरूरत तो थी नहीं। भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो खुल के बोल दीजिए कि हाँ भाई अगले मुख्यमंत्री ये होंगे। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है कि अब जो नई तस्वीर आ रही है, एक फॉर्मूला ये भी बनता दिख रहा है कि जैसा कि अमित शाह पहले कहते थे, उसी एक खबर के बाद तो पूरे बिहार की केमिस्ट्री बदल गई थी। चिराग पासवान काफी क्लोज आते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार के। लेकिन अभी भी लोगों को पर्ची का इंतजार है। आखिर फैसला, जो अंतिम निर्णय है, वो दिल्ली ले रहा है। मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, हो सकता है वो बेमानी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार को नया सीएम मिलने मिलने जा रहा है। पहले छोटे भाई बड़े भाई, फिर दोनों भाई बराबर, और अब क्या ऐसी स्थिति आ गई कि एक भाई को रिप्लेस ही कर दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार इस बार चाहते हैं कि ये स्पीकर उनका अपना हो, उनकी अपनी पार्टी का हो। बैलेंस करने के लिए बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका अपना हो। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं उनको भी वहां पर डिप्टी सीएम। इस फार्मूले से जितनी जितनी सीटें हैं आप जोड़ लीजिए, यानी कि एक एक मंत्री हम का भी बनेगा, जीतन राम मांझी की पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का ही बनेगा। चिराग पासवान के खाते में शायद उनकी पूरे पार्टी के तीन आ खाते में डिप्टी सीएम का, फिर दो मंत्री तीन मंत्री उनका उनको ही मिल जाएंगे। 14 मंत्री लगभग बीजेपी के 12 से 14 के बीच में बनेंगे, और लगभग 9 से 10 मंत्री प्लस सीएम का पोस्ट ये बनेगा जेडीयू का। ये जाएंगे। आप भूल जाइए, रिसेंट एग्जाम्पल की बात नहीं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं आपको राजस्थान की हाँ, बात नहीं वहां कह रहा हूँ। तो राजस्थान में इस बीजेपी बार को राज्य अपना मुख्यमंत्री चुनना था तो बन पच्चीस। जाती थी। हाँ। छत्तीसगढ़ में भी कहानी क्या हुई आपने देखा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बिहार में अब क्या होगा, क्या नई सरकार का स्वरूप होगा, किस तरीके से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मिहिर मिश्रा जी। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मिहिर जी यही जानना चाहता हूं, अब क्या बिहार में नया हो रहा है, क्या नई खबर वहां से आ रही है? नई खबर तो ये है विक्रांत जी की नीतीश इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार। कल राजभवन में मिलेंगे जी। जी। कल राजभवन में वो राज्यपाल से मिलेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हाँ। उसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो फॉर्मूला तैयार होते दिख रहा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार, कुछ सूत्र ये बता रहे हैं, आजकल हम सब जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबरें चलती हैं, तो कुछ सूत्रों का दावा है कि नहीं, नीतीश तो अभी तो फिलहाल सीएम बनने जा रहे हैं। आगे क्या होगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, ऐसा सूत्रों का दावा है। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही होता और इतना स्मूथ दिखता तो शायद ये कहानी बहुत पहले ही क्लियर हो जाती। पर हम सब जानते हैं कि चुनाव के दिनों में क्या हुआ, मतदान से पहले जो स्टेटमेंट्स आए तमाम तरफ से क्या हुआ। खुद नीतीश कुमार की पार्टी में जो उनके सबसे करीबी हैं और कद्दावर मंत्री हैं केंद्र में, उनका भी बयान हमने देखा। हमने गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान देखा। नरेंद्र मोदी भी काफी पूरे बिहार में लगातार कैंपेन करते रहे, पर खुलकर बोलने से बचते रहे। तो ये अभी भी लाख टके का सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे। पर फिलहाल खबर तो ये है कि कल इस्तीफा देंगे। औपचारिकता होती है कि भाई हाँ। एक जब नई सरकार में जनादेश आ जाता है तो जो भी मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देता है तब तक केयर टेकिंग सीएम रहने की व्यवस्था होती है, केयर टेकर सीएम की। और उसके बाद फिर नया मंत्रिमंडल का गठन होता है। अब इसमें कहानी में एक पेच और है। पेच ये है कि पहले ये था कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए की ओर से, लगातार ये कहा जाता था। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब दूसरा है कि ये मैंडेट किसके पक्ष में था। हाँ। ठीक है, नंबर्स के गेम में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से भाजपा के नंबर ज्यादा हैं, और लोकतंत्र तो नंबर का ही खेल है विक्रांत जी, हम सब समझते हैं। लेकिन ये पॉपुलर जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में था, ये सब जानते हैं। हाँ। खुद भारतीय जनता पार्टी को भी इसका आभास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, उसके अलावा राज्य नेतृत्व के उनके लोग हों, वो सब कहते रहे कि नहीं नहीं नीतीश कुमार ही, यहाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब इसमें भी बात चतुराई से छिपा दी गई। ये खुलकर क्यों नहीं, अब इतना गोल मोल घुमाने की जरूरत तो थी नहीं। भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो खुल के बोल दीजिए कि हाँ भाई अगले मुख्यमंत्री ये होंगे। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। अब जनादेश आए हुए भी काफी वक्त बीत रहा है, कई घंटे भी गुजर गए, एक दो दिन गुजर गया उसमें। तो अब कहानी ये है कि अब जो नई तस्वीर आ रही है, एक फॉर्मूला ये भी बनता दिख रहा है कि जैसा कि अमित शाह पहले कहते थे कि हाँ। तमाम पार्टियों के विधायक दल के नेता अपने अपने नेता चुनेंगे, और फिर सीएम पद का डिसीजन, निर्णय लिया जाएगा।
उसी एक खबर के बाद तो पूरे बिहार की केमिस्ट्री बदल गई थी। और केमिस्ट्री बदली, और आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कितनी बम्पर वापसी की है। इतनी सीटों की कल्पना तो खुद नीतीश कुमार को भी नहीं रही होगी, ये सच है। तो अब देखने की बात यह है कि जो एनडीए के चार पांच जो घटक दल हैं, पांच पांडव कहते हैं खुद को, भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, आरएलएम है, कुशवाहा जी की पार्टी, और प्लस चिराग पासवान की एलजेपी है, एलजेपीआर। इसमें अगर हम वरीयता क्रम में नंबर्स के हिसाब से अगर हम इस चीज को खंगाले तो नंबर वन निश्चित रूप से बीजेपी है। भले ही दो तीन नंबर विधायक साहब ऊपर नीचे है, पर बीजेपी नंबर वन है, नंबर टू जेडीयू है, और नंबर थ्री पर एलजेपीआर है, रामविलास पासवान की पार्टी, उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपीआर। और फिर आपको जीतन राम मांझी और कुशवाहा है। यानी कि जो भी निर्णायक भूमिका होगी इसमें कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चिराग पासवान काफी क्लोज आते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार के। लगातार उनके यहाँ हाँ, जाना उनके घर आना, भी गए मुलाकातों का वो कल सिलसिला दिख रहा सबसे है, और पहले। घर भी गए। तो उनकी एक जो सहृदयता है दिख रही है, और बिल्कुल दिखना लाजमी भी है, क्योंकि मैंडेट ही ऐसा रहा। और लेकिन अभी भी लोगों को पर्ची का इंतजार है। हम्म। कब कौन सी पर्ची किसके नाम की खुल जाए, ये किसी को नहीं पता। तो गारंटी से तो इस वक्त भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक हद तक हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उतने ही हद तक हम ये भी आश्वस्त हो सकते हैं, क्या पता है पर्ची से कोई नाम निकल जाए, क्योंकि आखिर फैसला, जो अंतिम निर्णय है, वो दिल्ली ले रहा है, हाँ। यानी अमित शाह और मोदी जी को लेना है। तो उस फैसले में क्या निकल करके आता है, क्या नीतीश कुमार सीएम बने ही रहेंगे? वैसे 90% तमाम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स से मेरी बात हुई, एनालिस्ट से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि नहीं, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, उसमें कुछ घालमेल नहीं दिख रहा है। पर सवाल ये उठता है, अगर नहीं सब कुछ क्लियर था तो चुनाव के वक्त ही स्पष्ट हो जाना चाहिए था, और जनादेश के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं विक्रांत जी। कभी बिल्कुल। ये कह दिया गया कि नहीं, विधायक दल के नेता चुनेंगे नेता, कभी ये कह दिया गया कि सीएम पद की कोई पद पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है। ये तो सब जानते हैं वैकेंसी खाली नहीं, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही। और ये बहुमत तो उनकी ओर इशारा कर रहा है, जो प्रचंड आंधी चली एनडीए की, सुनामी इसको कहते, सुनामी भी फेल हो गई बल्कि, तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का रोल तो था, और सब सब जानते हैं इस बात को। जब तमाम राजनीतिक दलों का प्रचार थम भी गया था बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, उस वक्त भी नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर निकल पड़े थे, अकेले सड़क के रास्ते उन्होंने सफर तय किया था। और कई कई रैलियां उन्होंने, छह छह रैलियां उन्होंने संबोधित की थी, छह छह सभाओं में शिरकत की थी। तो अब ये पहेली जो है, मुझे लगता है विक्रांत जी, ये सुलझने के बजाय उलझती दिख उलझ रही रही है। है। जी जी, अब इस फिलहाल तो तरह की ठीक है, कल इस्तीफा देंगे उसके बाद। जी। हाँ, इस्तीफे की बात तो, क्योंकि अब उन्हें इस्तीफा तो देना ही है नई सरकार के गठन के लिए, और क्या नई सरकार में वही मुखिया बनेंगे, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेहर जी, बात क्योंकि एनडीए के सभी घटक दल ये अपने अपने विधायक दल की भी बैठक करेंगे, सुनने में आ रहा है कल परसों में, सब अलग अलग, क्योंकि इन्हें अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता का भी चुनाव करना है, और उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप जो है गठबंधन की, वो तय करेगा मुख्यमंत्री। तो क्या बिहार में ये सब होगा, बिहार में ही आकर के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी? देखिए, ये एक संवैधानिक औपचारिकता है। हम सब जानते हैं कि जब विधायक चुने जाते हैं किसी पार्टी के, तो तमाम लोग अपना नेता चुनते हैं। हाँ। ये तो हुई संवैधानिक जो परंपरा है उसके निर्वहन की बात। लेकिन उसके इतर ये बात होती है कि भाई, जब पीएम मोदी ने पहली बार चुनाव, मतलब 2014 के चुनाव की बात, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो उस समय तो ठीक है। उसका फिर दोबारा 19 में, फिर 20 में क्या हुआ, तो ये मान लिया गया था कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। तो बाकी औपचारिकताएं तो होती रहती है, तो रस्म अदायगी है, खाना पूर्ति है, वो तो अपनी जगह होती रहेगी। यहाँ मुझे इस बात पर लग रहा है, इस बात पर एक, मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, हो सकता है वो बेमानी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार को नया सीएम मिलने मिलने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार की जगह बीजेपी, देखिए बीजेपी का और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एम्बिशन होता है विक्रांत जी। कोई हाँ। भी सत्ता के शीर्ष तक रहना चाहती है, हाँ। और उसमें बीजेपी भी अगर ऐसा चाहती तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत उस गठबंधन धर्म को लेकर के है, जिसमें था कि भाई पहले छोटे भाई बड़े भाई, फिर दोनों भाई बराबर, और अब क्या ऐसी स्थिति आ गई कि एक भाई को रिप्लेस ही कर दिया जाएगा। कहानी तो ये भी है, हो सकता है नए सीएम के तौर पर चिराग पासवान की ताजपोशी हो जाए, उनकी लॉटरी खुल जाए, कौन जानता है। लेकिन फिलहाल ये सब कयास है, उलटबाजियां चल रही हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। वैसे आज रविवार का दिन है, पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम दोनों दलों के बीच, दोनों जेडीयू और बीजेपी के बीच में बातचीत का
एक टॉप लेवल पर, शीर्ष लेवल पर बातचीत का सिलसिला जारी है। एक फॉर्मूला मुझे ये भी मालूम चला जिसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम तो बनेंगे, हम्म। पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर उनका अपना हो। हम्म। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधानसभाओं में या लोकसभा में हाँ, स्पीकर का स्पीकर रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तो होता नीतीश कुमार इस बार चाहते हैं कि ये स्पीकर उनका अपना हो, उनकी अपनी पार्टी का हो। इस पर सहमति शायद नहीं बन पा रही है, है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी तो सोचेगी ना कि भाई आपको मैंने, हम लोगों ने सीएम का पद दे दिया, आप स्पीकर भी दे दे, ये कैसे होगा? बैलेंस करने के लिए बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका अपना हो। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी उनके नाम पर, बीजेपी का जो टॉप शीर्ष नेतृत्व उनके नाम पर सहमत हो जाता है, तो दूसरा एक फॉर्मूला ये आ रहा है, ये भी सुनने में आया, कैबिनेट की बात भी कर लेते हैं हाँ। कि जो हाँ, अगर क्योंकि नीतीश कुमार या अगर सीएम गठबंधन के कोई भी हो, सहयोगी उप मुख्यमंत्री तो पद चाह ही रहे होंगे, हाँ, क्योंकि सबने अच्छा चाह ही प्रदर्शन रहे भी होंगे, किया है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल चाह रहे होंगे, बिल्कुल चाह रहे होंगे। अब उसमें, अब ऐसे में तो एक खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं, उनको भी वहां पर डिप्टी सीएम अपने तरफ से उनको जिम्मेदारी केंद्र में है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान क्या कहते हैं, केंद्र छोड़ के बिहार में, वैसे अगर सीएम का पद दिख जाए तो कोई भी बिल्कुल आतुर हो जाएगा। नीतीश वगैरह सब तो केंद्र में ही हुआ करते थे, हाँ। लेकिन उसके बाद बिहार की गद्दी संभाली उनने। लालू यादव के बारे में हम सब जानते हैं, लगातार केंद्र में रहे, बहुत सबसे ताकतवर जो महकमा था उनके पास था। तो अब जो फार्मूला मंत्रियों का निकल रहा है, वो है कि 6 विधायकों पर एक मंत्री। हम्म। इस फार्मूले से जितनी जितनी सीटें हैं आप जोड़ लीजिए, यानी कि एक एक मंत्री हम का भी बनेगा, जीतन राम मांझी की पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का ही बनेगा, चिराग पासवान के खाते में शायद उनकी पूरे पार्टी के तीन खाते आने। में डिप्टी सीएम का, फिर 2 मंत्री 3 मंत्री उनका उनको ही मिल जाएंगे। 14 मंत्री लगभग बीजेपी के 12 से 14 के बीच में बनेंगे, और लगभग 9 से 10 मंत्री प्लस सीएम का पोस्ट, ये बनेगा जेडीयू का। ये फॉर्मूला भी, क्योंकि तमाम देखिए जितना भी आपको मीडिया चैनल्स और अखबार और साइटों पर ये खबरें चल रही हैं, हाँ। तमाम फॉर्मूले जोड़ घटाव गणित जारी है, लेकिन असली सवाल तो फिर भी यक्ष प्रश्न तो बरकरार है विक्रांत जी, कि हाँ। भाई आज की तारीख में ये ताल ठोक कर क्यों नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अब तो जनादेश भी आ गया, हाँ। नंबर्स भी हैं, और नीतीश कुमार ने तो बम्पर वापसी भी की है। तो हाँ। इसको लेकर ये असमंजस की स्थिति क्यों है? क्या आपने कभी किसी राज्य में ऐसा देखा है कि इतने प्रचंड जनादेश के बाद तब भी नाम को लेकर के उलझन हो? हम्म। आप भूल जाइए, रिसेंट एग्जाम्पल की बात, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं आपको राजस्थान की हाँ, बात नहीं वहां कर रहा हूँ। तो राजस्थान में बीजेपी को वसुंधरा राजे अपना मुख्यमंत्री चुनना था, तो मानी जाती 25। थी। हाँ। छत्तीसगढ़ में भी कहानी क्या हुई आपने देखा है, मध्य प्रदेश में भी कहानी क्या हुई आपने देखा है। तो अब ऐसे में मुझे लगता है, ये हो सकता है कि कपोल, मतलब ये मेरा बेबुनियाद हो मेरा ये कहना, लेकिन जहां तक एक ठोस आधार जो मुझे दिखता है इस कहने के पीछे, वजह ये है कि इतने प्रचंड जनादेश के बाद भी अगर इतना टाल मटोल है, इतने संशय की स्थिति है, तो ऐसे में अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। बल्कि ये होगा, इसका सबसे मुनासिब जवाब शायद ये होगा विक्रांत जी, कि इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, जैसे हम लोग 14 नवंबर के लिए बोल रहे थे। जी। ठीक, एक ग्राउंड पे तो चीज, स्थिति ये है। बिल्कुल। हम्म, मेहर जी, उधर आरजेडी बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है, और आरजेडी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी बुरी हार होगी। हालांकि तमाम पत्रकार जो घूम रहे थे वो भी आरजेडी के साथ इस तरीके का रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं सोच रहे थे। लेकिन अब आरजेडी में परिवार में भी बहुत भयानक एक तरह से मार पड़ी है, और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के बयान आए हैं, निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए भी ये बड़ा मुश्किल समय है। देखिए, कहते हैं कि संकट का वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देता है। रोहिणी आचार्य ने ऐसा किया, उसके पीछे जो वजह हो, देखिए पारिवारिक मामला है, फिर भी जो उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले रही हूँ, और परिवार से भी मेरा कोई नाता नहीं, पार्टी से भी नाता नहीं है, परिवार से भी नाता नहीं है। अब तो उन्होंने इसके लिए आज उन्होंने कुछ दो जो लोगों ट्वीट पे किए उसमें ये भी कह रहे हैं कि चप्पल तक उठा ली गई, और किस चप्पल तक तरीके उठा की ली बात। गई। तो ये एक, ये मैंने देखा, अब रोहिणी आचार्य खुद बोल रही, तो खैर शायद उनका अनुभव रहा होगा, तजुर्बा रहा होगा, इसके लिए दो लोगों को जिम्मेदार मानती है। हाँ। एक संजय यादव, जिसको लेके तेज प्रताप पहले ही जयचंद का उनको तमगा दे चुके हैं, और पहले ही उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। हालात ये हो गए कि उन्हें पार्टी भी छोड़नी पड़ी, परिवार भी छोड़ना पड़ा। अब रोहिणी आचार्य का दूसरे नंबर पर इनका ये कहना। संजय यादव हरियाणा से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, राज्यसभा में
आरजेडी के इसके, वो तेजस्वी के बहुत करीबी है। और जहां तक दूसरे एक साथी की रमीज की बात आ रही है, तो रमीज भी तेजस्वी करीबी हैं। और रमीज स्कूल डेज से तेजस्वी के साथ क्रिकेट विकेट खेला करते थे। हाँ, मध्य रंजीत। प्रदेश में एक सांसद हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वहां से उनके लड़के हैं ये रमीज। और रमीज के बारे में कुछ जो जुड़े हुए पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, वो बहुत करबट व्यक्ति है, तेजस्वी के साथ साये की तरह रहते हैं। तो होता क्या है ना, कि सफलता के साझेदार तो बहुत होते हैं, हम्म। असफलता के साझेदार कोई नहीं होता। इस यात्रा में आप बिल्कुल अकेले हैं, और इसमें कोई गुंजाइश आपके सामने नहीं है। तो रोहिणी आचार्य ने जो किया, उस नक्शे कदम पर तेज प्रताप पहले ही चल चुके थे। खुल के भाई के खिलाफ ही कैंपेन करने चले गए, और तमाम मीडिया को रील्स और मीम्स बनाने के मौके देते रहे तेज प्रताप यादव। लेकिन इसमें असली बात तो ये है कि अगर सच तो ये होता, अगर वाकई में स्थिति ऐसी थी, हम सब नहीं जानते हैं इसमें सत्य क्या है। हो सकता है रोहिणी आचार्य जो कह रही हो बिल्कुल सत्य हो, और हो सकता है बिल्कुल सत्य नहीं हो, कपोल कल्पना हो। लेकिन इसमें तरीका ये होता, और किसी भी परिवार के लिए लागू होता है, वो सिर्फ लालू परिवार है इसलिए नहीं, कि परिवार की बात परिवार में ही रहनी चाहिए हाँ, थी, आपस बिल्कुल में वही बातचीत तो लेना करके चाहिए। भाई आप सगे भाई हैं ना, कोई बात कर सकते हैं। और उस परिवार का मुखिया तो अभी भी है, लालू यादव तो है ही, उस पर जिन्होंने पार्टी के संस्थापक रहे, इस परिवार को की तरक्की के जो सूत्रधार रहे, तो लालू यादव है। तो ये आपस में बातचीत, और रोहिणी आचार्य कोई सारे लालू यादव की जितनी संतानें हैं उनमें सबसे खास रोल रहा है, इसलिए कि उन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी थी अपने पिता को बचाने के लिए। हम्म। तो लालू जी इतने कृतज्ञ तो हो नहीं सकते, या तेजस्वी भी भाई के नाते इतने कृतज्ञ तो हो नहीं सकते। तो इस कहानी में मुझे कुछ और किरदारों की कहानी समझ में आ रही है। सही स्थिति क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी है परिवार का मामला है, शायद आजकल वो लोग निपटा लें आपस में मिलकर। मीर जी, एक चीज मैं और आपसे चल चलते समझना चाहूंगा कि देखिए, एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिली, निश्चित तौर पर उनके लिए, उनको शुभकामनाएं, अच्छी सरकार चलाएं बिहार में। लेकिन जो इस चुनाव में सवाल उठे हैं, जिस तरीके की गड़बड़ियों के सवाल उठे, वो चुनाव से पहले भी उठे, बाद में भी उठे। अब एनडीए की बम्पर जीत के सामने वो सब सवाल एक तरह से दबा दिए गए हैं, छुपा दिए गए हैं, लेकिन सवाल तो वो महत्वपूर्ण है, और चुनाव आयोग को उन पर रुख साफ करना चाहिए। निश्चित रूप से तकाजा तो यही कहता है विक्रांत जी, एक, कि क्योंकि अगर जो पक्ष सवाल उठा। इसी में जोड़ते हुए मीर जी, इसको भी आप जोड़िएगा। क्योंकि अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि जिन जीविका दीदियों के खाते में पैसा गया था, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया गया था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जिन लोगों को आपने चुनाव ड्यूटी में लगाया, उनके खातों में अभी सरकार पैसा डाल दिए, तो वो वहां किसका प्रचार करेंगे? वो चुनाव हाँ, आयोग का ये या आप वोट ज्यादा देने के लिए प्रचार तो नहीं करेंगे, वो तो उस पार्टी का करेंगे। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। जी जी, ये आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, और ये सच है कि हम लोगों ने कई तस्वीरें देखी, जहां पर इवन अगर चनपटिया की बात करूं, जहां से मनीष काश्यप लड़ रहे थे जनसुराज के, उस क्षेत्र पर बाकायदा मैंने एक वीडियो देखा। 3 जीविका दीदियां थी, और मनीष कश्यप उससे आर्गुमेंट कर रहे हैं, बोले कि हम तो चुनाव आयोग काम से आए हैं। बोले आप कैसे आ सकते हो, कौन किसने प्राइस किया, कोई कागज दिखाओ। नहीं था उनके पास जवाब। फिर उन्होंने फोन लगाया लाइव, और फोन लगाया और डीएम से पूछा, जो वहां के, तो कि भाई ऐसी सी बात है। बोले कि नहीं, हमने तो किसी को भेजा नहीं है। तो ये वो बात जो आप कह रहे हैं, जीविका दीदियों वाला एक बड़ा फैक्टर रहा है। जीविका दीदियों का एक ऐसा नेटवर्क पूरे बिहार के अंदर है, और वो मोबिलाइज और इन्फ्लुएंस करने में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करती है। इसलिए हम सबने देखा कि इस चुनाव महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाई दी। नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था, ये निश्चित रूप से, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन दूसरा सत्य तो ये भी है कि क्या सारी महिलाओं का था? क्योंकि वो वही बिहार है जहां जातीय आधार पर ध्रुवीकरण है, और कई आधार पर, अलग अलग आधारों पर ध्रुवीकरण वहां होता है वोटों का। तो उसमें क्या ऐसा मान लिया है कि ये इतना यूनिपोलर चुनाव था कि सारा का सारा। अब वोटों की का भी आंकड़ा आ गया है विक्रांत जी, अब वो हाँ। भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? हम्म। आरजेडी को मिले, 1 करोड़ लेकिन से आरजेडी ज्यादा सीटें भी लड़ी। आरजेडी 143 लड़ी, हाँ, बीजेपी। 143 लड़ी निश्चित रूप से, 143 सीटें लड़ी आरजेडी। और बीजेपी और ये दोनों तो 100 101 सीटें पर इनका ये बंटवारा हुआ था, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा अर्थ है कि इस चुनाव को, और इस जनादेश को, इस मैंडेट को, देखिए जनता का जनादेश है तो हम सब तो उसका सम्मान करेंगे ही, हाँ। अपनी जगह होगा। लेकिन चुनाव आयोग के लिए वाजिब ये था कि वो उन सारे संशयों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हो, आजकल परसों तरसों कभी हो, लेकिन फिलहाल तो विपक्ष के सवाल हैं। लेकिन एक थ्योरी दूसरी भी चल पड़ी है विक्रांत जी, और ये अपोजिशन के खिलाफ जो अपोजिशन है, यानी सत्ताधारी जो पक्ष है, उनका कहना है,
और कई उस जो सत्ताधारी पक्ष से प्रभावित जो एनालिस्ट हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हो रही, तो कहने लगे भाई अगर आप चुनाव प्रक्रिया में आपको यकीन नहीं, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप जन आंदोलन खड़ा कर लीजिए, आप सड़कों पर उतर आइए, आप बाइकाट कर दे चुनाव का, फिर गांधी की तरह चल पड़िए। एक ये भी थ्योरी चल रही है। हम्म। तो उसमें और दूसरा क्या है कि कई बार मुझे लगता है कि विपक्ष कोई मुद्दा बनाता है तो मोमेंटम धीरे धीरे खो देता है। राहुल गांधी जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ, जिस तैयारी के साथ बिहार में वोट यात्रा उन्होंने की थी, अगर उस मोमेंटम को राहुल गांधी बरकरार रखने में कामयाब होते तो निश्चित रूप से मानिए कि नतीजा शायद दूसरा होता। हम्म। लेकिन वैसा हुआ नहीं। राहुल गांधी इन वोट यात्रा के बाद 57-58 दिनों के बाद फिर वापस बिहार लौटते हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी का वो, उनकी आक्रामकता नहीं झलकती है जो वोट यात्रा के अधिकार यात्रा के दौरान के दौरान दिखी थी। वो उनकी जो उनका एक अंदाज था, हमलावर थे, अटैकिंग थे, सवाल करते थे, सड़कों पे लगातार निकलते थे, तो वो चीज उनका नहीं दिखता। तब भी विपक्ष भी अगर कोई किसी मुद्दे को उठाता है तो ये देखिए, कोई भी चुनाव मंथन का, उसके बाद नतीजों के बाद मंथन का दौर चलता है। तो ये मंथन का दौर ये क्योंकि जीत के तो सब साथी हैं। भारतीय हाँ। जनता पार्टी को क्या दिक्कत है या जेडीयू क्या दिक्कत है? उनके पास तो बम्पर, कहते हैं छप्पर फाड़ के उनको मिल गया, उनको क्यों डाउट होगा? हम्म। लेकिन जो हारे, जो लूजर्स थे इस चुनाव के, उनको तो मंथन करना चाहिए, रिट्रोस्पेक्ट उनको अंदर ही देखना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना चाहिए, अंदर झांक के देखना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, चुनाव प्रबंधन में कहाँ दिक्कत हुई, क्यों अपने कार्यकर्ताओं की फौज इस तरह, आपको बूथ लेवल एजेंट तक नहीं मिल रहे हैं मान लीजिए, तो ये भी तो दिक्कत है। दिल्ली में कांग्रेस का हाल ऐसा क्यों हुआ? हम हम्म। सब जानते हैं दिल्ली के चुनावों से। और कांग्रेस, आप देखिए, जिस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया, उस पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों हुई? लेकिन कांग्रेस ने कम बैक भी किया, ये भी याद रखना चाहिए। जो पार्टी, आप याद कीजिए 2014 के चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद के चुनाव को याद कीजिए, 19 के चुनाव को याद कीजिए, लेकिन 25 में तो, 24 में तो बीजेपी, कांग्रेस ने कम बैक किया। इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मेहनत थी, उन्होंने तमाम यात्राएं की, तमाम संविधान को बचाने को लेकर वो एक एग्रेसिव अंदाज दिखा। पर दिक्कत क्या है कि साल के 5 महीने तो आप बहुत एग्रेसिव पॉलिटिशियन रहते हैं, और 5 महीने बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। और दूसरी कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो पार्टी अभी भी एक, जो कहते हैं ना, ग्रास रूट से कनेक्ट। ठीक है, राहुल गांधी तालाब में कूद जाते हैं, ठीक है, वो किसी मिठाई की दुकान पे जाके चांदनी चौक पे, वहां उनसे मिठाई की रेसिपी, मिठाई बनाना सीखते हैं, बातचीत करते हैं, बस ड्राइवरों से बात कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि सिर्फ ये ऑप्टिक्स के लिए तो नहीं होता है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए तो नहीं होता है। आज भी आप कांग्रेस में, मैं नेताओं की फहरिस्त गिनाऊं तो वो सब के सब थके हारे हुए, चुके हुए नेता हैं, हम्म। जिनका कोई अपना बेस नहीं, कोई आधार नहीं, लेकिन वो काबिज है तो काबिज है। जैसे आप बिहार कांग्रेस की बात कर लीजिए। बिहार कांग्रेस में अखिलेश प्रताप सिंह है, अखिलेश प्रसाद सिंह। वो चुनाव के बाद उल्टे राजेश राम को निपटाने में लगे हुए थे, कृष्णा लवरू को निपटाने में लगे हुए थे। तो अखिलेश जी से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई, आप भी तो अध्यक्ष से पहले, आपने संगठन को कितना मजबूत क्यों, कितना मजबूत आपने कर दिया? हम्म। बहुत सारे डाउट्स की स्थिति होती है। और विपक्ष जिस रूप में इनको एकजुट होना चाहिए था, वो उस तरह विपक्ष से नहीं। एकजुट होता हुआ दिखता नहीं। हम्म। आप देखिए ना, नीतीश कुमार क्या इंडिया के पास नहीं गए थे? हम्म। आपको याद होगा, तब संयोजक नहीं बनने दिया गया था नीतीश कुमार को। क्या इस बात पे कभी मंथन किया गया? हाँ। कभी तो नहीं किया गया। आप शिवसेना से हाथ मिला सकते हैं, शिवसेना के बारे में कांग्रेस का घोषित रूप से एक स्टैंड है, वही शिवसेना तो है, उस शिवसेना का डीएनए तो बदला नहीं होगा, फिर भी आपने हाथ मिलाया। बंगाल में आप देख बिल्कुल। लीजिए, आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक पेज पर हैं? जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। कभी नहीं हो सकते। क्षेत्रीय राजनीति का अपना अलग, कभी नहीं एक हो सकते हैं। हाँ। क्षेत्रीय राजनीति का अपना एक अलग मिजाज होता है विक्रांत जी, नेशनल पॉलिटिक्स का अपना होता है। और और जब आप कांग्रेस को नेशनल भी पार्टी के सबसे बड़े, क्षेत्रीय दलों को वो इज्जत तो देनी ही पड़ेगी मिहिर जी, जो क्षेत्रीय दलों को जिसके बिल्कुल, अगर हकदार आप हैं। नहीं देंगे तो हाँ। फिर ये हाल होगा। हाँ। आप देखिए, अगर मान लीजिए वाकई में इस चुनाव में जो एक कोहेसिवनेस, जो हाँ। निकटता एनडीए के अंदर, हाँ। लाख आप जेडीयू और इसमें, लेकिन वोट तो ट्रांसफर हुआ ना, तब तो ये मैंडेट आया। तो ये चीज विपक्ष के लिए भी आत्ममंथन करने का दौर है, उनको इस परिणामों से सबक लेने का दौर है, उन मुद्दों को चुनने का दौर है जिन मुद्दों पर जनता भरोसा कर पाए। बिल्कुल। तो और खैर, अंत में कहावत है कि जब जीत गए, जीत के सब साथी हैं, हार का कोई साथी नहीं है। तो ये स्थिति फिलहाल अपोजिशन के साथ है। आने वाले दिनों में क्या होता है, ये तो बस देखने की बात है विक्रांत जी। देखिए, बिल्कुल मेहर जी, एनडीए को भले ही बम्पर वोट मिला है, बम्पर जीत मिली है, लेकिन इस चुनाव को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस चुनाव में चुनाव आयोग का जो रुख रहा, जिस तरीके से बेईमानी के आरोप लगे, उस पर जिस तरीके की चुप्पी रही,
इसके अलावा जिस तरीके से पैसे चुनाव के दौरान सरकारी पैसा महिलाओं के खाते में गया, पेंशन का पैसा गया, और जिस तरीके से जीविका दीदियों के खाते में पैसा गया और उनसे चुनाव की ड्यूटी करवाई गई, इन सब चीजों के लिए भी इस चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। खैर मिहिर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।